हेलो। हेलो, डॉक्टर संजीव कुमार जी से बात हो रही है? हाँ जी सर, मेरी आपसे बात जी हो रही है। नमस्कार। नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला बोल रहा हूँ और मैंने फ़ोन इसलिए किया है आपको और कि कुछ मेरे सवाल होंगे। और पहले से बता दूं, ये फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है यस और सर, यस। रिकॉर्डिंग के बाद हम आपके जो हमारे सवाल का जो आप जवाब देंगे वो हम अपने सोशल मीडिया साइट पर हम उसको वायरल करेंगे। अगर ठीक है इजाज़त सर। हो तो मैं आपसे सवाल करूं? हाँ जी सर, इजाज़त है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो ये है कि इस देश में भी 2 दिन पहले भारत सरकार ने जातीय जनगणना का ऑफिशियल ऐलान कर दिया है। हाँ जबकि जी, हाँ जी। जबकि 1 हफ्ता पहले तक जातीय जनगणना के खिलाफ थे भाजपा और आरएसएस भी दोनों। या ये और इतना खिलाफ थे कि उनका कहना था जातीय जनगणना करने वाले लोग हिंदुओं को बांट रहे हैं अलग अलग टुकड़ों में। हम्म। तो इसमें से एक ये है कि भाई जब लोग हिंदुओं को बांट रहे हैं जो लोग, तो आप उनके ही फार्मूले पर क्यों आ गए हैं? क्या मजबूरी है इनकी? नहीं आना चाहिए? ये मेरा सवाल है। और थोड़ा सा आप परिचय दे दीजिए अपना और उसके बाद मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर ठीक है दूसरा सर। सवाल करता हूँ जी। ठीक है, मेरा नाम संजीव कुमार है। जी। मैं उत्तर पूर्वी लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी रह चुका हूँ। जी। मैंने दिल्ली में उत्तर पूर्वी लोकसभा से चुनाव लड़ा है। जी। जी। और मेरा कुछ छोटा राजनीतिक अनुभव है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जी। जैसा कि आपने मुझसे सवाल पूछा कि जातीय जनगणना, देखिए हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था, है और रहेगा। जी। जहाँ पे अलग अलग धर्म के अलग अलग लोग बड़े प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। जी। लेकिन जिस देश में हम रहते हैं और जिस देश में भी सभी लोग रहते हैं, वो एक सियासत के तहत रहते हैं। जी। तो सियासत में हर चीज वैलिड होती है। जी। हमने अपनी जीत निर्धारित करनी है, चाहे एनी हाउ, चाहे हम काम के आधार पे वोट मांगे, चाहे धर्म के आधार पे वोट मांगे, चाहे रंग भेद के आधार पे वोट मांगे या लिंग के आधार मांगे। तो मांग के जीतना ही राजनीति है और इसी के आधार पे ही हमारी सरकार तय होती है। जी। कभी हमारी गवर्नमेंट वो आती है जो धर्मनिरपेक्ष होती है, कभी हमारी वो सरकार आती है जो डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती है, और कभी हमारी सरकार वो आती है जो जातीय भेदभाव या एक जाति वर्ग को ही लाभ देना चाहती है। जी। जैसे कि आपने सवाल पूछा कि अभी तक ये लोग मतलब जातीय जनगणना को मना कर रहे थे और अब एकदम से हाँ क्यों कर रहे हैं। तो जी। मेरा जितना अपना एक तजुर्बा है वो ये कहता है, अभी तक शायद इनको ये लगता होगा कि देश में एक वर्ग ऐसा है जिसकी आबादी बहुत अधिक है, चाहे जी। वो मुस्लिम हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो। जी। ठीक है, तो उसको वो उजागर करना नहीं चाहते थे, क्योंकि जी। हमारे देश का हमेशा से ही एक मतलब प्रयास रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना प्रोत्साहन दिया जाता है। जी। तो उनको ये लगा कि अगर हमने ये मतलब ये नापा कि फलाने वर्ग मतलब मुस्लिम वर्ग हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे एससी एसटी वर्ग हो, जी। उनकी संख्या अगर इतनी आती है तो हमें उनको उतना देना पड़ेगा। अच्छा। अब आप सभी को पता है कि अब हमारी सरकार क्या चाह रही है। जी। सब जानते हैं कि ये एक विशेष वर्ग को ही आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन हमारा मानना यह है कि अगर हम देश का नेतृत्व कर रहे हैं तो जी। हमें सभी का संपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। और एक प्रधानमंत्री या कोई नेता जो भी बनता है वो एक समाज का नहीं, सभी का बनता है। जी। तो उसको सभी का ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी जी। तक जैसे ये मना कर रहे थे, तो हो सकता है इनको ऐसा लगा हो, जैसा कि अभी आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में जो वारदात हुई है, उनके अनुसार ये शायद अपने इस मिशन में कामयाब हो गए हैं कि एक मुस्लिम वर्ग के आधे वर्ग को अपने देश से बाहर करने के लिए। क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूँ, मैंने ये भी महसूस किया है कि आधे लोग शादी विवाह के बंधन में बंधे हुए हैं। किन्हीं जी। की मतलब की बीवी पाकिस्तान से हैं, तो किन्हीं की मियाँ पाकिस्तान से हैं, और हमारे देश में प्रेम पूर्वक अभी तक वो सब रह रहे थे। जी। लेकिन अचानक से जो ये निर्णय आया कि हाँ। हमारे इस देश के अंदर कुछ लोगों को हम बाहर करेंगे, अगर कुछ में कुछ होते तो चल जाता, लेकिन जिस हिसाब से हम मतलब कुछ लोग को देख रहे हैं, बाहर करेंगे, मतलब ये क्या कहना है? मैं समझा नहीं। बाहर करने से मतलब ये हुआ, उनका कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ का है और जिसने यहाँ से शादी की है, हाँ। ठीक है, तो उसकी यहाँ की नागरिकता है। हाँ। लेकिन जो यहाँ का नहीं है, सपोज कीजिए वो पाकिस्तान का है, एक बहू पाकिस्तान की है और वो हिंदुस्तान के वर्ग से उसने शादी की है, तो उनका कहना यह है कि हम तुम्हें नागरिकता नहीं देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, ये इसमें मैं 3 चीजों की फर्क बता रहा हूँ। मैं तो उसका ये हूँ, मेरा तो मसौदा भी आ चुका है। एनआरसी अलग है, उसकी प्रथा अलग है। एनपीआर हम्म। की प्रथा अलग है और ये हम्म। जातीय जनगणना की प्रथा अलग है। लेकिन आप जो हाँ कह जी, रहे हैं ये तो बात मिक्स हो रही है।
हाँ, ये मिक्स वाली इसलिए है कि जी। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये जातीय जनगणना करेंगे हाँ। तो जो SC ST वर्ग है हाँ। उसको ये हिंदू में कन्वर्ट करवा चुके हैं, ऐसा इनका मन से मानना है। तो वे अच्छा। लोग अपने आप को हिंदू मानेंगे, तो यानी अच्छा। कि उनकी आबादी वे अपने आप को छुपाएंगे कि हम SC ST नहीं है, हिंदू में है। तो जब वो गणना आएगी तो हो सकता है हिंदू वर्ग की गणना अधिक आए और जो SC ST मतलब कि अदर वर्ग आते हैं, चाहे वो पारसी हो या पारसी हो या कोई भी हो, उसकी कम आती है। तो इनका मानना यह है कि शायद ये जो अपने राजनीतिक एजेंडा में सोच रहे हैं उसमें सफल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब आपके बातों से मुझे अंदाजा होता है कि इसमें एनआरसी भी शामिल है। इनडायरेक्टली शामिल है। अच्छा, इनडायरेक्टली शामिल है। हाँ भाई, आप ये देखिए ना, ये अब ये ये देखिए, जातीय जनगणना करेंगे। ये संदेश देश की जनता को जा रहा है। आप कह रहे हैं इनडायरेक्ट जो है एनआरसी इसमें शामिल है। भाई एनआरसी का मतलब क्या हुआ कि आपका सारा डिटेल लेंगे। हाँ। डिटेल से मतलब कि आपका आधार कार्ड कहाँ का है, आप कहाँ के हो, आपकी जाति क्या है, आपका नाम क्या है, जी। तो उसमें सब चीज इंक्लूड हो जाती है, दिखाई दे जी। जाती है। जी। तो उन्होंने एक हिसाब से डाटा ही तो कलेक्ट किया है, और जो अब ये करेंगे वो डाटा ही तो होगा, उसे आप इस रूप में ले या उस रूप में ले। अच्छा, हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन एनपीआर होना चाहिए था। अभी तो 21 में होना चाहिए, 21 में नहीं किए कोरोना का बहाना करके, तो अब तो एनपीआर होना चाहिए था। एनपीआर का तरीका तो ऐसा नहीं है कि तुम कहाँ हो। एनपीआर का तरीका यह है कि डॉक्टर संजीव कुमार अगर 6 महीने से यहाँ पर है तो उसका रजिस्टर हो जाएगा, उसका जात पात नहीं पूछा जाएगा। वो यहाँ पर मतलब वो गणना ये होगी कि एक बंदा जो है इस देश में ऐसे नाम का भी है, इतना ही एनपीआर का मतलब होता है। एनआरसी का मतलब तो ये हो गया कि भैया ये पैदाइशी यहाँ का है या नहीं है, ये निवासी यहाँ का है या नहीं है। और जाति का जनगणना तो इस तरह की होगी कि भैया किस जाति के तुम हो ये बता दो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, मुस्लिम हो, कायस्थ हो, आदिवासी हो, दलित हो, जो हो, इस तरह का होता है साहब। तो ये जो आ रहा है, जो मुझे आपके बातों से तो इशारा मिल रहा है कि ये तीनों मिक्स हो रहा है। आप एक बात देखिए, हमारे घर अगर कोई भी आएगा वो जी। पहला सवाल ये पूछेगा जब दरवाजा खटखटाएगा, आप जी। अपना नाम बताइए, आप कौन है, ये जी। एड्रेस क्या है। तो जी। जैसे ही हर कोई नाम अपना बताता है, जी। अपना नाम अजय बताता है या शर्मा जी बताता है या वर्मा जी बताता है, तो जी। इनडायरेक्टली वो पता लग जाता है कि वो किस जाति धर्म विशेष से जी। बिलोंग करता है। फिर जी। उस जी। घर की बिल्डिंग और इमारत के अनुसार वो पता लगा लेते हैं कि इस घर में टोटल कितने लोग रहते हैं। जी। ठीक है जी, और कितने लोग रहते हैं तो उनके क्या क्या नाम है, तो जी। नाम के आधार पर सारी चीजें तो लगभग पता ही चल जाती हैं। जी। फिर जी। उसके बाद वो सबका क्या नाम है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, वो सारी चीजें पूछेंगे, जी। जी। तो सारी चीजें इनडायरेक्टली सब उनके पास में पहुंच जाता है। अच्छा ठीक है साहब, एक सवाल का तो आपने जवाब दिया। दूसरा सवाल यह है कि अभी जो हालात हैं कश्मीर में, जो आतंकवादी हमला होने के बाद में माहौल ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कुछ गर्मा गर्मी हो रही है। क्या लगता है आपको, जंग हो जाएगी? हम लोग तो कयास ही कर सकते हैं, हमें तो जानकारी तो है नहीं, आपको भी नहीं है, लेकिन अंदाजा क्या है? दूसरा इसी से रिलेटेड सवाल है कि क्या हम जंग की पोजीशन में हैं क्या? हमारी हालत वैसी है कि हम जंग झेल पाए? आतंकवादियों नहीं को पकड़ने का तो तरीका जंग नहीं होता है, बल्कि आतंकवादी तो कहीं आपके पड़ोस में भी होगा, और हो सकता है वो आपके दोस्तों में भी कोई हो, मेरे दोस्तों ठीक में है। भी कोई होगा। तो इनके तलाश करने का आतंकवादियों का तो तरीका मुझे ऐसा लगता है कि हमको जो है, हमारी जो एजेंसियां हैं उन्हें पता चलना चाहिए कि भाई डॉक्टर संजीव कुमार के साथ जो घूम रहा है वो बंदा जो है वो कैसा है। मुझे आप ऐसा सही लगता कह है रहे जी। हैं, अभी हमारा देश इस कंडीशन में नहीं है कि हम लोग युद्ध करें, और कोई भी कभी भी युद्ध होता है तो दो देशों में दोनों को ही नुकसान होता है। जी। दोनों ही हमारे जो देश हैं ये आपस में संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि हम अपने देश को डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं, ना कि इस चीज पे कि जंग के लिए ले जाएं। अगर हम जंग के लिए ले जाते हैं तो जंग में न जाने कितनी जान माल धन हानि, न जाने क्या क्या हानियां होती हैं। अभी तो हम लोग कोरोना से उभर भी नहीं पाए हैं। अगर एक लड़ाई होती है तो ऐसा नहीं है कि एक लड़ाई एक देश से हो रही है, उसके आसपास के दूसरे देश भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं। जी। तो अगर वे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसमें दिक्कत ये हो जाती है, तो उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि वो लड़ाई ज्यादा बढ़ सकती है। जी। तो ये समस्या है। तो मैं यही चाहूंगा कि ऐसी लड़ाई ना हो और ये नहीं होनी चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, मैंने 71 की जंग देखी है। वो तो गोला बारूद कहाँ चल रहे होंगे उसका तो हमने नहीं देखा कहाँ चल रहा है,
लेकिन बस्तियों में काफी उसका प्रभाव पड़ा। रोजगार डाउन हो गए, लोग इधर से उधर हो गए, खौफ सा माहौल था। ये मैंने देखा है उस जमाने में, नौजवानी के आलम में। और कई तरह के बिजनेस ठप हो जाते थे। जो सप्लाई लाइन है उस पर वो प्रभावित हो जाती थी। अचानक महंगाई बढ़ जाती थी, 10 रुपए की चीज 100 रुपए में ले लो। इस तरह के भी मामलात होते हैं। जंग तो वो एक अलग हो गया है, कौन किसको मारेगा, कौन किसको शिकस्त देगा। लेकिन आम जनता के बीच ये प्रॉब्लम हमने देखे हैं डॉक्टर साहब जी। तो यही यही सब चीज तो है। कोरोना में क्या था, कोरोना एक बायोलॉजिकल वार थी, ये जी एक डायरेक्ट वार है। तो दोनों में ही आर्थिक, सोशल और जान माल का नुकसान होता है। तो जी जनता कभी इस चीज के लिए तैयार नहीं होती, चाहे इस पार की हो चाहे उस पार की हो। जी तो जी हमारा मानना तो यही है कि हम जिन आतंकवादियों ने ये वारदात की है उनको ढूंढे, उनको सजा दे, ना कि एक देश पे या पूरे जनता को दोषारोपण करते हुए या सभी को लांछन लगाते हुए एक दूसरे के साथ अत्याचार करें। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, तीसरा सवाल यह है, और उसमें पहले मैं सूचना दे दूं कि हमारी टीम ने वक्त का मसौदा तैयार किया है। 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं उसको तैयार करने में। देश भर से कलेक्शन करके वो एक जगह जमा करके वो सब लाया गया है। और एक 10-5 दिन में आप लोगों को मसौदा पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आपसे सवाल यह है कि औकाफ वक्त की जो बिल आई है वो, और धरने, मोर्चे, आंदोलन वगैरह वगैरह हो रहे हैं, और 5 मई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई है। तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड मेरा सवाल ये है कि मुझे लगता है कि जो उसमें फरियाद दाखिल किए हैं जिन लोगों ने, वो 6 दर्जन से भी ज्यादा लोगों की है। जल्दबाजी में मुझे लगता है कि सबने किया है। अगर समझदारी से कुछ लोग मिलकर के गंभीरता से अगर इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में पेश करते, तो मैं समझता हूं कि 2-4 याचिका ही ठीक थी। इतना 6 दर्जन के याचिका, यार अदालत है वो क्या करेगी, कैसे सुनेगी, क्या क्या सुनेगी, किसकी किसकी बातें सुनेगी। इस पर आपको थोड़ी सी अपनी समझ देनी है। और दूसरे, अंदाजा क्या है कि भारत सरकार में जो लोकसभा में, राज्यसभा में तो पास हो गया, राष्ट्रपति का भी सिग्नेचर हो गया, वो कानून बन गया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज किया गया है उसमें कुछ इनको राहत मिल जाएगी विरोधियों को? देखिए सर, ऐसा है कि हमारा जो ये केस है वक्फ बोर्ड का, अब ये माननीय न्यायालय के अंदर में है और न्यायालय अपना एक स्वतंत्र रूप से काम करता है। जी ठीक है। तो जो आपने बताया राज्यसभा लोकसभा दोनों में पारित हो गया है। अब ये इसके बारे में बातचीत होनी है कि सरकार वो हमारे न्यायालय क्या निर्णय लेते हैं। तो इसमें मेरा कुछ भी टिप्पणी करना या हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, इतना भी मैं जानता हूँ कि जो भी साक्ष्य हैं, साक्ष्य के आधार पे या जो भी बेस है उसके आधार पे जो भी कोर्ट निर्णय देता है उस हाँ। सबको मजबूरी में या खुशी रूप में मानना ही होगा। रीजन ये है कि न्यायालय ही सर्वोपरि है और उसका हमें मान सम्मान रखना ही चाहिए। नहीं वो तो ठीक है, मेरा सवाल इसमें ये भी है ना कि 6 दर्जन से ज्यादा जो है याचिका की जरूरत थी क्या? देखिए, सभी लोग क्या करते हैं कि अपने आप को नाम करने के लिए कि मैंने ये याचिका डाली या वो डाली, इस तरह से करते हैं। कभी भी मिलजुल के ठंडे दिमाग से एक साथ होकर के कोई कार्रवाई नहीं करते। उसी का ही ये नतीजा है। अगर सभी लोग एक साथ होके एकजुट होते तो एक याचिका से भी काम चल जाता। हाँ, एक याचिका से काम चल जाता। जी। तो तो यही मैं कहना मतलब चाहता हूँ कि जो 6 दर्जन से भी ज्यादा, और अभी आज भी मेरे ख्याल से कुछ लोग याचिका लेके गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको भगा दिया कि भाई हम तो पहले ही बता चुके हैं, 5 लोगों का ही सुनेंगे, आप लोग लेके आए हो, जाइए इधर से। तो यही चीज है जो तो आपने मतलब कही, मेरा आपका भी वही कहना कहना है। यही है कि ये लोग सब अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ तो लिख पब्लिसिटी के लेते लिए हैं। कर रहे हैं। अगर ये सच में ही कुछ समाज के हित में या फिर धर्म के हित में या किसी भी हित में करना चाहते हैं तो सबको पहले तो एकजुट होना चाहिए, एक विचार करना चाहिए और फिर उसके बाद उसको अप्लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया और हमने डाल दिया। इससे तो ये पता लगता है कि हम सब लोग अलग अलग घूम रहे हैं। जी 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 जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपका बयान अच्छा देने सर, के लिए। धन्यवाद। जी, थैंक यू सर। शुक्रिया।